नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात करी थी रहीमदास जी की परिचय से संबंधित, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रहीमदास जी का जन्म कब हुआ और उनके पालन पोषण के संबंध में क्या क्या बातें थी। इसके अलावा शायद उसमें रचनाओं के संबंध में अपन ने बात नहीं करी थी। तो रहीमदास जी की जो रचनाएं हैं उसमें कौन कौन सी है, देखो, एक तो मदना अष्टक है, एक रास पंचाध्यायी है, एक बरवे नाई का भेद है, एक दोहावली है। इसके अलावा इन्होंने एक फारसी भाषा में एक अनुवाद और किया बाकज बावरी के नाम से। ये 4-5 रचनाएं आपको याद रखनी है। अब अपन बात करेंगे आज रहीमदास जी के जितने भी दोहे हैं उन दोहों के संबंध में। सप्रसंग व्याख्या। पिछले जो सूरदास जी के भ्रमर गीत से संबंधित कुछ पद थे, उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल गए होंगे। उनको बड़े धैर्य के साथ देखना, अगर हो सके तो प्रिंट आउट करवा लो और फिर देखो, और अगर प्रिंट आउट नहीं करवा सको तो उस स्थिति में डायरेक्ट जो पीडीएफ है उसको बड़े ध्यान से देखो। वो जो पीडीएफ नोट्स है उसको मैंने टाइप नहीं किया है, क्लास के अंदर जो मैंने लिखवाए हैं 2019-20 के अंदर, उन्हीं को वापस मैंने क्या है कि उसकी वो स्कैन करके डाल दिया है। तो बड़े व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए, कोई समस्या वाली बात है नहीं। अगर कोई किसी प्रकार से समझ में नहीं आता कहीं लिखा हुआ तो आप वापस पूछ सकते हैं। हेडिंग है अपनी आज नीति के दोहे रही। सप्रसंग व्याख्या, जिसके अंदर पहला दोहा जो है वो क्या है, रही मन देखी बड़े न को रही मन देखी बड़े को छोटी न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। छोटे की ना व्याख्या के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, शब्दार्थ की। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या कह रहे हैं रहीमदास जी यहाँ पर। दृष्टांत के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आपका संपर्क, आपका संबंध, आपका मेल किसी बड़े व्यक्ति से हो जाए, उच्च पद प्राप्तकर्ता से हो जाए, तो छोटे व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ बड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि जहाँ पर सुई की आवश्यकता होती है वहाँ पर तलवार का कोई महत्व नहीं है। देखी मतलब दिखने पर का मतलब संपर्क होने पर कह दीजिए। बड़े न को छोटे न दीजिए डारी। छोटा मतलब डारी गिराना कह दीजिए, या अपन क्या कह सकते हैं, छोड़ना भी कह सकते हैं। जहां काम आवे सुई, सुई क्या कहा करे
कहा मतलब क्या कर सकती है? तलवारी मतलब तलवार। बहुत सिंपल सरल दो हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले संदर्भ व प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ और प्रसंग में उपयुक्त दोहा हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के नीति के दोहे नामक पाठ से संकलित है। इसके रचनाकार भक्तिकालीन कवि कृष्ण भक्त रहीम है। इस दोहे में कवि ने मनुष्य को परामर्श दिया है कि उसे निम्न व उच्च पद प्राप्त व्यक्ति से समान व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं व्याख्या की। उपयुक्त दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ
छोटे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वहाँ बड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जैसे जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं है। आगे अपन दो या तीन तीन दोहों का एक साथ में लिखेंगे। फिलहाल एक दोहे को आप समझ लीजिए। इसका ये संदर्भ और प्रसंग है कि उपयुक्त दोहा हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के नीति के दोहे नामक पाठ से संकलित है। इसके रचनाकार भक्तिकालीन कवि कृष्ण भक्त रहीमदास है। इस दोहे में कवि ने मनुष्य को परामर्श दिया है कि उसे निम्न व उच्च पद प्राप्त व्यक्ति से समान व्यवहार करना चाहिए। उपयुक्त दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे व्यक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ बड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जैसे जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई महत्व नहीं है। अब अपन इसका विशेष लिख लेते हैं। उसके बाद एक बार इसको मैं देख लो, एक बार फिर मिटा देता हूं मैं इसको। उसके बाद ऊपर लिखेंगे विशेष। देखो विशेष एक नंबर का होता है, इसलिए तीन चार बिंदु लगभग कॉमन ही होते हैं। एक तो एक चेंज होता है जो दो से संबंधित होता है। सबसे पहले लिखेंगे अपन भाषा सरल सहज व प्रभावपूर्ण है। नंबर 2 उपदेशात्मक व परामर्शपरक शैली का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, दोहा छंद, प्रसाद, गुण की छटा दृष्टव्य है, दिखाई दे रही है ना। नंबर 4 देखो ये कॉमन है, ये सब में कॉमन रहेंगे। ये 3 जो है बिंदु प्रत्येक दोहे में कॉमन रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। नंबर 4 अलंकारों की अगर बात करें तो एक तो परमानेंटली कौन सा है, बाकी और नव अनुप्रास तो लिखना ही है। दूसरा कौन सा है? दृष्टांत अलंकार का प्रयोग अनुप्रास व, क्योंकि 2 ही है, प्रयोग
हुआ है। दृष्टांत कैसे, ये बात समझ में आ गई। इस बात को समझाने के लिए कवि ने ये दृष्टांत दिया है सुई और तलवार का। अब इसके अलावा देखो, ये तो हो गया किससे संबंधित, शिल्प से संबंधित। भाषा, शैली, गुण, दोष, रीति, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें किससे संबंधित होती है, कला पक्ष से संबंधित होती है, शिल्प से संबंधित होती है। और एक बिंदु अपने को इसमें किसका डालना है, भाव पक्ष का डालना है। अगर दोनों मिक्स है, देखो एक आपसे का एक कला पक्ष लिखिए, कला पक्ष का मतलब उस पद की भाषा, शैली, गुण, दोष, रीति, छंद, अलंकार से संबंधित बातें लिखनी है। एक आपको कहे उसका भाव पक्ष लिखिए, तो जो दोहे का भाव है या पद का जो भाव है वो लिखना होता है। एक आपसे कहे इसका काव्य सौंदर्य लिखिए, तो उसमें सारी बातें आ जाएगी, यानी कि शिल्प भी आ जाएगा और भाव भी आ जाएगा। कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को मिक्स करके लिखना। जैसे अपन विशेष में जो बातें लिखते हैं वह सीधी किससे, काव्य सौंदर्य से संबंधित ही होती है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई है। इसके अलावा इसके अंदर एक बात अपन और क्या लिख देंगे कि उच्च पद प्राप्त व्यक्ति से संपर्क होने पर निम्न पद प्राप्त व्यक्ति से संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, यानी कि उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं छोटा व्यक्ति काम आ जाता, बड़ा व्यक्ति वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इस प्रकार से प्रत्येक दोहे में 3 बिंदु तो आपके कॉमन रहेंगे, और उसके अलावा चौथे में अलंकार में एक तो अनुप्रास है ही, इसके अलावा और कोई दूसरा अलंकार होगा तो उसको साथ में लिखते रहेंगे, और एक जो है दोहे से संबंधित आपको लिखना है। लास्ट ईयर अर्धवार्षिक में हाफ ईयरली में ये प्रश्न आया था कि भाई इस दोहे का शिल्प सौंदर्य लिखे। अब शिल्प सौंदर्य के अंदर क्या है, शिल्प सौंदर्य का मतलब ये बिंदु जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, शिल्प के अंतर्गत आते हैं। ध्यान, ये भाव का दोनों मिलकर क्या हो गया, काव्य के हो गए। अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट दो दोहे अपन एक साथ में लिखेंगे, ध्यान रखना। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रमन मुनि सीसिले, फूले फले अगाय रही माँ, फूले फले अगाय। कौन कौन से दोहे हैं, ध्यान रखना। एक तो है एक साधे सब सधे, बहुत सिंपल है, जैसे शब्द है ना उस हिसाब से देखो। एक साधे यानी लक्ष्य की ओर, एक साधने पर, टारगेट यानी कि मछली की आंख की तरह फिक्स। अर्जुन का जो टारगेट था मछली की आंख, वैसे फिक्स होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, सब साधे। और अगर आप सभी कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करते हो, सब साधे सब जाए। फिर रहीमाना, मूल ही, मूल का मतलब जड़, सींचिवो, फूले फले अघाय। अघाय का मतलब होता है भरपूर। तीसरा जो दुआ है वो कौन सा है, अपना है कदली सीप भुजंग मुकर स्वाति एक गुणती।
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति, एक स्वाति नामक एक नक्षत्र होता है, ठीक है ना। उस समय के गिरी हुई जल की बूंद, भाई जल की बूंद तो एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग के साथ में प्रयुक्त होने पर उसका परिणाम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक लेकिन उसके गुण कितने हो गए, गुण 3। ये पूरा ही किसके संबंधित है, यानी कि दृष्टांत संबंधित है। ये दृष्टांत दिया है और आगे इसने चेंज कर दिया, इसको पहले दृष्टांत दे दिया और फिर उसकी मूल बातें दी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति, तो जैसे व्यक्ति की संगति और वैसा लगन मिलेगा, जैसी संगति कीजिए तैसो ही फला दिन, है ना। साधे साधने पर लक्ष्य की ओर ध्यान देना। सब सदे, सदे मतलब पूर्ण होना, सब साधे और एक साथ करने, सब जाए मतलब सब चला जाता है, कुछ भी हाथ में नहीं रहता। मूल ही मतलब जड़ को, सींचीबो, सींचने पर, फूले फले अगाए, अगाए मतलब भरपूर। फल और फूल से भरपूर हो जाता है। कदली मतलब होता है केला, ये पहले के ये दूसरे के, कदली मतलब केला। यहां किस रूप में है, केले की जड़ के रूप में है। केले की जड़ के अंतर्गत जल पड़ने पर वो कपूर बनता है ना। सीप एक समुद्री जीव है और भुजंग क्या है, सर्प है। स्वाति नामक नक्षत्र है, ध्यान रखना। स्वाति नामक नक्षत्र, उसके जो उस जल के अलग अलग कामों में प्रयुक्त होने पर गुण कितने हो गए, 3 हो गए। व्यक्ति एक जैसा है, मनुष्य एक जैसा है, लेकिन वो जैसे जैसे व्यक्ति की संगति करता है वो वैसा ही बन जाता है। जैसे ये सात नामक गिरी हुई जल की बूंद जब अलग अलग रूप में प्रयुक्त होती तो उसका परिणाम क्या निकला, अलग अलग निकला। जैसी संगति बैठिए, कीजिए की जगह लिख दो बैठिए मतलब कीजिए। जैसी व्यक्ति संगति करोगे, है ना, वैसा ही फल प्राप्त होगा। तैसो ही फल दीन, यानी मिलेगा, प्राप्त होगा। अब उसमें प्रसंग और संदर्भ दोनों लिखेंगे थे, यहां अपन केवल क्या लिखेंगे, इसका प्रसंग लिखेंगे। उपयुक्त दोहे में कवि ने मनुष्य को अपना लक्ष्य
निर्धारित कर कार्य पूर्ण करने का परामर्श दिया है तथा दूसरे दोहे में कवि ने संगति का प्रभाव बताते हुए मनुष्य को अच्छे व्यक्ति की संगति करने का परामर्श दिया है। अब फटाफट इसकी व्याख्या लिख देते हैं। उपरोक्त दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर किसी एक मूल कार्य की ओर ध्यान देता है तो उसके समस्त कार्य धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन सभी कार्यों को एक साथ करने के प्रयास में एक भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने पर पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। इतना ही लिख दो और आगे एक लाइन जोड़ना चाहो तो और लिख दो, पत्ते पत्ते को सींचने पर नहीं, या पत्ते पत्ते को सींचने पूरा वृक्ष क्या हो जाता है, मूल सहित नष्ट हो जाता है। दूसरा देखो, देख लो एक बार इसको। दूसरे दोहे में कवि रहीम
कहते हैं कि स्वाति नामक नक्षत्र के समय गिरी जल की बूंद एक समान होने पर भी 3 गुणों से युक्त होती है कि केले की जड़ में गिरने पर कपूर, सीप के मुख में गिरने पर मोती तथा सर्प के मुख में गिरने पर जहर बन जाती है। अतः वैसे ही मनुष्य भी जैसे व्यक्ति की संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर अच्छे व्यक्ति की संगति करने पर उसे अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे व्यक्ति की संगति करने पर उसे बुरा फल प्राप्त होता है। विशेष में अलंकारों में एक तो अनुप्रास, एक यमक, वैसे यमक लेना आवश्यकता नहीं क्योंकि सेम शब्द है, ये सादे सादे एक ही, तो यमक नहीं होगा यहाँ पर, है ना। और कौन सा हो जाएगा, दृष्टांत है। और क्या लिखोगे, मनुष्य को सभी कार्य एक साथ न करने की सलाह दी गई है। एक लिख दो, अच्छी संगति का हमेशा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। आज अपन ने 3 दोहे पढ़े हैं, वापस देखना है इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अगला 4था और 5वां 6ठा जितने भी होंगे उसको देखेंगे।